फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर आता है, 6 नंबर का तो एक आता ही आता है और 2-3 नंबर का प्रैक्टिकल भी आ जाता है, ठीक है। पहले तो ये चैप्टर इन्होंने 10 नंबर का कर दिया था, लेकिन अब जो है एक चैप्टर इन्होंने एनपीओ नया ऐड किया है 12th में आपका, तो उसकी वजह से इसकी वेटेज थोड़ी सी कम हो गई, 2-3 नंबर कम हुई होगी, ठीक है। तो आप समझ लो कि 8 नंबर के आसपास तो है ये चैप्टर। 6 नंबर का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 1-2 नंबर की थ्योरी भी आई जाती है इस चैप्टर से, पक्का आती है, पक्का, क्योंकि पार्टनरशिप का फंडामेंटल है तो थ्योरी, मेन पार्टनरशिप की थ्योरी इसी में से बनेगी, ठीक है ना। तो ये समझ लो आपका अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपका पार्टनरशिप का बेस भी बनाएगा ये। तो फंडामेंटल्स है पार्टनरशिप फर्म का। कुछ बातें तो मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत बातें तो बता चुका हूं, जैसे कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है ये, जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये जो फंडामेंटल्स है, हम कह रहे हैं जी पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हमें कहां से मिलेगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नहीं नहीं नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। जो भी सारे, हाँ बहुत पुराना एक्ट है ये। हमारा जो पार्टनरशिप का एक्ट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा? बहुत ही सिंपल सा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है हमारा, 1932 है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। अब ये जो एक्ट है, पार्टनरशिप की सारी बातें ये एक्ट हमें बताता है, पार्टनरशिप की सारी बातें हमें ये एक्ट बताता है। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता करते हैं। डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की, वो भी इसी एक्ट में लिखी हुई है। डेफिनेशन सेक्शन 4 के अंदर है, ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर ये डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन क्या है, ये मैंने पहले भी लिखवाई थी आपको। व्हाट इज पार्टनरशिप भाई? पार्टनरशिप क्या है? 2-3 जनों को मिलकर काम करना है, पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है? लोगों के बीच का रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव agreed to share profits or losses of a business which is carried on by all or any one of them acting for all, ठीक है। ये हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, ठीक है। क्या कहती है ये डेफिनेशन कि पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। यहां पर वर्ड यूज किया है पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब क्या हो गया? हाँ, 2 या 2 से ज्यादा लोग। पर्सन्स का मतलब क्या हो गया? 2 या 2 से ज्यादा लोग। हु हैव अग्रीड टू शेयर, जिनके बीच में अग्री हुआ है, कुछ समझौता हुआ है। टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, बांटेंगे क्या? प्रॉफिट और लॉसेस। किसके? ऑफ ए बिजनेस के, एक बिजनेस के, ठीक है। विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब चला लें या कोई एक भी चला सकता है सबके बिहाफ पर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। तो ये एक तो डेफिनेशन याद कर लेना भाई, आती तो नहीं है, लेकिन बाय चांस आ जाए, बाय चांस आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो आनी तो चाहिए भाई।
तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसमें मैंने रेड कलर से कुछ सर्कल किया, कुछ अंडरलाइन किया। ये मैंने इस डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट बातें अंडरलाइन की हैं जिससे हमें क्या पता चलेंगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप के, वो हमें इसी डेफिनेशन को याद करके पता चल जाएंगे। तो पहला फीचर है टू और मोर देन टू पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, जो हमने यहां पर वर्ड यूज किया था पर्सन्स। तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, तभी पार्टनरशिप बनेगी। अगर दो या दो से ज्यादा लोग नहीं है तो वो ऑब्वियस बात है, वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो पार्टनरशिप तो है ही नहीं। तो पार्टनरशिप बनने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, ठीक है। और these persons must be competent to contract, ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होने चाहिए, अयोग्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग पर्सन्स are not competent to contract according to law। लॉ के अकॉर्डिंग फॉलोइंग पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कौन कौन? माइनर, 18 साल से कम का कोई भी इंसान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पार्टनरशिप तो दूर की बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई भी समझौता किसी चीज को खरीदने का, बेचने का, लेने का, पैसा लेने का, पैसा उधार लेने का, पैसा किसी को देने का, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता माइनर, ठीक है। तो एक माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, अनसाउंड माइंड, जिसका दिमाग सही नहीं है, ठीक है। ड्रंकन पर्सन, इडियट पर्सन, लुनेटिक पर्सन, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। ड्रंकन, इडियट, लुनेटिक। ड्रंकन का मतलब पियक्कड़, जो पी लिया तो नशे में। लुनेटिक का मतलब हो गया मेंटल, पागल। इडियट का मतलब, हाँ इडियट तो पता ही है, कहते हैं इडियट है तो मूर्ख, मूर्ख, ठीक है। तो माइनर, अनसाउंड माइंड और एलियन एनिमी, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एलियन एनिमी कौन होते हैं? कहोगे एलियन तो होते हैं दूसरे पृथ्वी से बाहर के, है ना? नहीं, यहां पर एलियन का मतलब हो गया विदेशी। विदेशी जो हमारे दुश्मन है, जैसे हमारी चाइना से लड़ाई हो गई, अभी तो हुई नहीं, वैसे मान लेते हैं हो गई। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो गई, मान लेते हैं हो गई, तो अब इंडियन गवर्नमेंट इन्हें क्या डिक्लेयर कर देगी? एलियन एनिमी। तो इनके हमारे देश के साथ कोई समझौता, कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं होगा, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इंडिया में किसी के साथ भी, वो कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकते। तो दो लोग होने चाहिए, दो पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, और वो दो पर्सन माइनर नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, एलियन एनिमी नहीं होने चाहिए। एलियन एनिमी, और ना एक ऐसा करते हैं, एलियन एनिमी में हटा देता हूं, एलियन एनिमी उस कैटेगरी के अंदर आएगा। पर्सन्स
फोरबिडन। सर आपकी आवाज। क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है बेटा मेरी सबको? सर आ रही है। पक्का आ रही है ना? एक मिनट रुक जाओ, मैं एक मिनट चेक कर लूं हाँ। यार, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आवाज नहीं। माइक्रोफोन तो सही है यार, आवाज तो सही आ रही होगी। हाँ सही है भाई, हर मेरी तरफ से तो हर चीज सही है। बाकी नेट की हाँ, आ कोई, रही है, आ रही हाँ है। नेट की कोई दिक्कत हो तो बात अलग है। हाँ तो पर्सन्स फोरबिडन बाय लॉ, और फोरबिडन बाय लॉ कानून जिन्हें मना कर दे, कानून कहे कि आप इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और उनमें कौन होता है? एलियन एनिमी, ठीक है। और जैसे कि हो गए इनसॉल्वेंट पर्सन्स, चाइना। हाँ एलियन एनिमी चाइना वगैरह हो गया हमारा। चाइना अभी है तो नहीं, खैर चाइना से तो बिजनेस चल रहा है हमारा अभी, अगर लड़ाई हो जाती बाय चांस तो इनसॉल्वेंट। अब है सर, अब है। अरे अभी कहाँ है यार, इनसॉल्वेंट हो गए, या फिर इनसॉल्वेंट के अलावा क्रिमिनल्स, ठीक है, जिनके ऊपर कोई, जिनको कोई सजा मिली हुई है, इम्प्रिजनमेंट में जो है सजा मिली हुई है उसको, ठीक है। तो कोई इंसान अगर जेल में है तो जेल में बैठा हुआ वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ जेल से निकलने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जेल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो। तो ये लोग जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर चला सकते, बाकी सब चला सकते हैं। तो बेटा ये बात क्लियर है जो मैंने बताई? तो पहली बात, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। अच्छा अब मुझे ये बात बताओ, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए जो है वो 20 साल का है, बी जो है वो 17 साल का है। ये मिलकर एक कहते हैं हम काम शुरू करते हैं, हम एक पार्टनरशिप बना लेते हैं। तो क्या ये बना सकते हैं पार्टनरशिप? क्या ये पार्टनरशिप नहीं। फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं, नहीं कर सकते। चलो लाइसेंस नहीं बनेगा 17 हाँ, साल वाले का। अच्छा लाइसेंस, अबे लाइसेंस नहीं बनता, मतलब कि परमिशन नहीं है, लाइसेंस थोड़ा ना बनता पार्टनरशिप का कोई। अच्छा हाँ, कुछ भी नहीं है ए 28 साल का है। पार्टनरशिप करनी वैसे है ना, बिजनेस का। अच्छा अच्छा ठीक है, ए 28 साल का है, बी 18 साल का है, सी जो है वो 15 साल का है। अब क्या पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी इनकी पार्टनरशिप फॉर्म? बन जाएगी सर, बन जाएगी। हैं? ए बी में बन जाएगी, सी में नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तीनों बनाना चाहते हैं ना, तीनों की बात कर रहे अच्छा। हाँ, नहीं बने। हाँ नहीं हाँ बनेगी। नहीं बनेगी। अबे कैसी बात कर रहे हो यार तुम दोनों? हैं। तो न्यू पार्टनरशिप, ऐसे ही है भाई। बेटा समझ लो ना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको अरे- पता होना चाहिए। डिस्टर्ब मत करो। न्यू पार्टनरशिप फॉर्म दोनों केसेस में नहीं बनेगी। अच्छा एक बात पूछता हूं तुमसे, ए और बी, ए 20 साल का है, बी भी 20 साल का है, दोनों 20 साल के हैं, ठीक है। और दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म बन गई इनकी पार्टनरशिप फॉर्म, बन जाएगी भाई, ऑब्वियस बात बन गई। या बनेगी। हाँ फॉर्म ऑलरेडी फॉर्म्ड, इनकी फॉर्म ऑलरेडी बनी पड़ी है, इनकी फॉर्म ऑलरेडी बनी पड़ी है, पार्टनरशिप फॉर्म बनी हुई है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि सी एक माइनर है 14 साल का, ठीक है, इसको भी हम एडमिट कर लेते हैं। कैन सी बी एडमिटेड एज पार्टनर? क्या हम सी को एडमिट कर सकते हैं एज पार्टनर? नो। नहीं नहीं, नहीं। यस कर सकते हैं। देखो ये बात ध्यान रखनी है आपने, जब नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी, जब नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी उस टाइम पर कोई भी पार्टनर माइनर नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म जब बन रही है उस टाइम कोई भी पार्टनर माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हां पहले से बन गई, अब ए और बी के अंदर पार्टनरशिप बन गई, अब वो सी को कह रहे हैं जी एक माइनर एडमिट कर लेते हैं, तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन मार्क है, ओनली फॉर द बेनिफिट्स,
ऑफ सी, मतलब कि ओनली फॉर प्रॉफिट, सिर्फ सी का जहां प्रॉफिट होगा उसी के लिए एडमिट कर सकते हैं। अगर फर्म को नुकसान हुआ, सी नुकसान में कोई हिस्सेदारी नहीं लेगा। फर्म को प्रॉफिट हुआ, सी प्रॉफिट का हिस्सेदार है। तो किसी भी माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं। पार्टनरशिप हम बनाते समय नहीं ला सकते, उसे बनने के बाद उसे एडमिट कर सकते हैं, बट ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, बट ओनली फॉर द बेनिफिट सर, ऑफ तो सिर्फ माइनर। उसका प्रॉफिट हुआ ना, किसका बेटा? सी का ही हुआ ना, माइनर ए बी को क्या आप हो रहा एडमिट वो? कर सकते हो, लेकिन माइनर के फायदे के लिए, माइनर के नुकसान के लिए आप उसे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं करवा सकते। क्लियर है ये बात? नुकसान ए और बी लेगा बस। हाँ, अगर नुकसान होगा तो वो ए और बी को होगा, प्रॉफिट होगा तो ए बी सी तीनों को मिलेगा। अगर वो इस बात पे ठीक है। इस बात पे अग्री है तो वो सी को एडमिट कर सकते हैं, अदरवाइज वो सी को एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है? तो सर माइनर लेके आता है सर, कैपिटल गुडविल वगैरह लेके आता है। हाँ, लाएगा, वो तो लाएगा ही। अगर उसके पास तो देख बिल्ला ऐसे देख आ जाता होता है। क्या है, होता क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि ए बी और सी पार्टनर थे। ठीक है? अब सी की डेथ हो गई। ठीक है? अब उसका बेटा है, लेकिन वो माइनर है, अभी वो छोटा है। उन्होंने कहा कि भाई चलो उसे भी उसे सी की जगह पर उसके बेटे को पार्टनर बना लेते हैं, तो बना लेंगे, वो पार्टनर बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर फर्म को नुकसान हुआ तो वो नुकसान सी नहीं उठाएगा, वो नुकसान सिर्फ ए और बी उठाएंगे। ये लॉ है कि भाई माइनर को अगर आप एडमिट कर रहे हो एज ए पार्टनर, तो माइनर को आप सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हो, नुकसान के लिए नहीं, क्योंकि माइनर इतना समझदार नहीं है कि वो नुकसान को समझ सके। इसलिए आप अगर उसको फायदा देना चाहते हो तो ठीक है, ले लो, नहीं देना चाहते हो फायदा, नुकसान में भी उसको हिस्सेदार बनाना चाहते हो, तो आप उसको एडमिट ही नहीं कर सकते, आप छोड़ दो, उसे रहने दो। ठीक है? बात क्लियर है बेटा? अब ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से इतना समझ बहुत है, सफिशिएंट है। नहीं नहीं, बहुत बहुत है हाँ, सर, इतना हाँ, बहुत है, हाँ, समझ में आ गया। हाँ, 2 पर्सन्स के ऊपर हमने काफी डिस्कस कर लिया, 2 पर्सन्स के ऊपर। Who have agreed to share profit or losses? चलो दूसरा पॉइंट लिखते हैं। अब एक आया अग्रीड, मतलब कि क्या हुआ, इनमें अग्रीमेंट होना चाहिए, इनमें समझौता होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। ठीक है बेटा, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तान्या, समझ में आ रहा है जो मैंने बोला अब तक? ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है। हाँ, तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, हिंदी वर्ड पता ही है आपको एग्रीमेंट का। तो द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स may be oral or written। जो एग्रीमेंट है इसमें एक वर्ड हम और भी यूज करते हैं, एक्सप्रेस्ड एंड इंप्लाइड, लेकिन मैं अब वो उन वर्डों पे जाना नहीं चाहता और जरूरत भी नहीं है। आपको 12th लेवल के लिए एक्सप्रेस्ड वर्ड और इंप्लाइड वर्ड की इतनी कोई जरूरत नहीं है। ये हाँ, फर्स्ट जब आप 12th से नेक्स्ट में जाओगे, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट में जाओ, चाहे बीकॉम ऑनर्स में जाओ, चाहे सीए में जाओ, तो आपको वो वर्ड समझने पड़ेंगे, उस टाइम वो वर्ड आ जाएंगे, लेकिन अभी इतनी जरूरत नहीं है हमारे को। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में भी ओरल और रिटन। पार्टनरशिप के बीच में जो अग्रीमेंट है ना, दैट कैन बी ओरल और रिटन। जरूरी नहीं है कि लिखित ही होना चाहिए, आप बोलकर भी पार्टनरशिप हम बना सकते हो। आप 2 लोग 3 लोग मिल गए और बोल दिया जी ऐसे 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 काम करेंगे, ठीक है जी, हो गई वो पार्टनरशिप, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हो जी नहीं, लिख कर लिख लेते सारा काम, लिख लो तब भी सही है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो एग्रीमेंट ओरल हो चाहे रिटन हो। कहोगे यार तो एग्रीमेंट तो हो ही गया हमेशा। नहीं, कई जगह ऐसा होता है जहां एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है? पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड by agreement, not by status। मतलब क्या होता है इसका? स्टेटस कहने का मतलब यह है, मान लेते हैं कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आपने 11th में बीएसटी में पढ़ा होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
पढ़ा या नहीं पढ़ा? या सर पढ़ा था। पढ़ा था। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या रूल होता है? एक होता है मिताक्षर, एक होता है दया भाग। ये आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, याद नहीं है कुछ, चलो जो भी है, मैं छोड़ो ना, नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो हिंदू कर्ता पढ़ा था, कुछ हाँ कर्ता। बेटा है ऐसा, उसमें कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली कर्ता होता है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक मिताक्षर और एक दया भाग। ठीक है, दया भाग इंडिया के अंदर बहुत ही कम हिस्सों में है, आसाम वगैरह के अंदर जो ईस्ट साइड पर है, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट में, वहां पर दया भाग है। बाकी होल ऑफ इंडिया के अंदर मिताक्षर है। आप नाम से थोड़ी सेंस लगा सकते हो, मिताक्षर मित्र, दया भाग पिता की दया पर रहेगा। मतलब कि क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रूल है कि बेटा पैदा होते ही वो बिजनेस का, जो भी बिजनेस है उनका, उसका हिस्सेदार बन जाता है, उसे उसमें से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो दैट इज नॉट पार्टनरशिप। वो हिस्सेदार तो है लेकिन वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, क्योंकि वो एग्रीमेंट नहीं है, वो बाय बर्थ है, वो स्टेटस है उसका। बात समझ रहे हो मेरी या नहीं समझ रहे? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोलते, क्योंकि उनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। उनके बीच में तो ये होता ही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कि बर्थ होते ही वो हिस्सेदार बन गया, तो वो बाय स्टेटस है। बात क्लियर है यहां तक? तो ऐसा बाय स्टेटस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज कि हो नहीं होनी है। ये दो लोग जो जिनके बीच में कोई कुछ रिलेशन नहीं था, अब उन्होंने समझौता किया कि हम मिलकर काम करेंगे, तो वो पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था मिताक्षर और दया भाग। मिताक्षर मतलब कि मित्र, जो पेरेंट्स की दया पर नहीं, पैदा होते ही हिस्सेदार बन गया, कानून से जाके अपना हक मांग सकता है, जी मैं पैदा हुआ हूं इस घर में, मेरा इस प्रॉपर्टी में हक है, वो हो गया मिताक्षर, जो इंडिया में ज्यादातर हिस्सों में चलता है। दया भाग, जो पेरेंट्स की दया पर जिएगा जब तक मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, पेरेंट्स ने धक्का मार दिया तो गया, पेरेंट्स की दया पर जिएगा वो, अपनी मर्जी नहीं चलेगी उसकी, पापा ने कह दिया बेदखल तो निकल गया यहां से, उसे बोलते हैं दया भाग। ठीक है बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये रूल होता है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न, बट द एग्रीमेंट मस्ट एग्जिस्ट। चाहे वो ओरल है चाहे वो रिटर्न है, लेकिन उनमें समझौता होना चाहिए। वो बाय स्टेटस नहीं होना चाहिए। स्टेटस का मतलब समझ में आ गया? बाय बर्थ, पैदा होते ही उसका हक बन गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमने दो वर्ड पर डिस्कशन कर लिया और यही पार्टनरशिप के फीचर्स भी हैं। पहला वर्ड हो गया हमारा पर्सन्स, फिर दूसरा हो गया अग्रीमेंट, तीसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो तीसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट और लॉस बंटने चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई पार्टनरशिप फर्म तभी बनेगी जब प्रॉफिट और लॉसेस वो आपस में बांटेंगे। अगर वो प्रॉफिट और लॉस बांट ही नहीं रहे तो वो पार्टनरशिप ही किस बात की है? मान लिया एक कहता है जी मैं काम करूंगा लेकिन मैं प्रॉफिट लॉस नहीं लूंगा, तो वो पार्टनर किस बात का है? पार्टनर तो वो है ना जो भाई जो भी फायदा हो जो भी नुकसान हो उसका हिस्सेदार बने। ये बात क्लियर है? अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बांट लो तो वो पार्टनरशिप बन जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। कई बार तो हम अपने मैनेजर को कहते हैं ऐसा है जी मैनेजर भाई साहब अच्छा काम करो, हमारी सेल इतनी कर दो, हम प्रॉफिट में 2% देंगे तुम्हारे को, 1% देंगे तुम्हारे को, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। तो क्या उसको हमने हिस्सा दे दिया तो वो पार्टनर बन गया? नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे इज प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, हम कहेंगे नो, इट इज नॉट ए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कि अगर कोई प्रॉफिट ले रहा है तो इसका मतलब वो पार्टनर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हां, ये पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर होता है कि पार्टनर प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बांट ले और वो पार्टनर बन जाएगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। बात मेरी समझ रहे हो या ऊपर से माले से जा रही है सबके? किसी का जवाब नहीं है, मतलब कि ऊपर के माले से जा रही है सबके? सर आ गया समझ। चलो समझ रहे हैं सर। समझ रहे। ठीक है, आगे ठीक है। तो पहला हो गया 2 और मोर देन 2%, दूसरा हो गया एग्रीमेंट और तीसरा हो गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या बनता है? बिजनेस। उससे नेक्स्ट बात क्या आती है?
अच्छा मैं ये लिख देता हूं थोड़ा सा अलग से, जो मेन बात है इसकी, नॉट ए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इट इज नॉट ए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये बात क्लियर है बेटा जी? कोई डाउट तो नहीं किसी को? और वो ट्रू टेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट बांट लेने से कोई पार्टनर नहीं बनता। अच्छा जी, नेक्स्ट है अब बिजनेस। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस होना चाहिए जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। बिजनेस वर्ड का मतलब ही है, बिजनेसमैन, बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना। कोई सोशल सर्विस करना, सामाजिक सेवा करना, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल देना, ऑर्फनेजेस अनाथालय खोल देना, ओल्ड एज हाउसेस खोल देना, इस टाइप की चीजें बिजनेस नहीं होती, उसमें पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकती। पार्टनरशिप फर्म होगी तो बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस क्या होता है? जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। अगर कोई काम प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, जिसमें हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वहां पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं हो सकती। आप वहां पर 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हो, हम उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। अगर हम कहते हैं जी हम ऐसा करते हैं, हम 10 लोग मिल जाते हैं और 10 लोग मिलकर कुछ कुछ पैसा डालते हैं और भूखों को खाना खिला देते हैं, तो क्या यह पार्टनरशिप फर्म हो गई? नहीं, क्योंकि हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो बेटा बात क्लियर है, बिजनेस होना चाहिए। इसमें भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ऐसी कि मैं लिखूं, जहां थी लिखने की बात मैंने लिख दी, देयर मस्ट एग्जिस्ट सम बिजनेस। ठीक है, हां, जो मेन बात है मैं ये लिख देता हूं, सोशल सर्विसेज लाइक social services like orphanage, old age homes, etc. are not included या कैन नॉट फॉर्म एटसेट्रा, ये आर नोट की जगह लिख देते हैं, कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप वहीं बनेगी जहां पर हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना होगा। 5वीं बात, carried on by all or any one of them acting for all, जिसे हम बोलते हैं साधारण शब्दों में म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है ए पार्टनर is both principal and agent। एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। ठीक है, एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। इसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल और एजेंट का? इसका मतलब यह होता है कि जैसे मान लिया 3 पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए ने कुछ काम किया, कुछ खरीदा या कुछ बेचा या कुछ भी एक काम किया, कोई भी एक ट्रांजैक्शन की। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल बन गया कि इसने कुछ काम, नहीं ये प्रिंसिपल नहीं, सॉरी, इसने कुछ काम किया, ये एजेंट है। इसके काम को भुगतना इनको भी पड़ेगा। अगर इसके कोई काम से नुकसान होता है या फायदा होता है, उस पर यह नहीं कि सिर्फ इसी का हक है,
इनका भी उसको इसके काम का इनको भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके काम का इन दोनों को भुगतना पड़ेगा, इसके काम का इन दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो दोनों प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। ये पार्टनर अगर प्रिंसिपल है तो ये दोनों एजेंट हो गए, ये प्रिंसिपल है तो दोनों एजेंट हो गए, ये प्रिंसिपल है तो ये दोनों एजेंट हो गए। एक पार्टनर प्रिंसिपल भी की तरह काम करता है और एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैं और शुद्ध थोड़ी सिंपल भाषा में लिखता हूं। ए पार्टनर बाइंड्स अदर बाय हिज एक्ट। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड करता है। बाइंड का मतलब उसके पार्टनर, उसके काम से दूसरे पार्टनर के ऊपर भी असर होगा, ठीक है। एक पार्टनर के काम करने से दूसरे पार्टनर को भी उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने ये लिखा है, देखो डेफिनेशन में मैंने लिखा था कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, काम सारे पार्टनर भी कर सकते हैं और सबके बिहाफ पर कोई एक भी कर सकता है। तो सबके बिहाफ पर अगर किसी एक ने काम किया तो ये नहीं कि कहेंगे जी तेरी गलती है तो तेरा ही कोई भुगतना पड़ेगा, नहीं, भुगतना सबको पड़ेगा, उसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। बात समझे मेरी बेटा या नहीं समझे? बेटा समझ में आ रही है? हां या ना का जवाब तो दो। हाँ सर। हाँ, तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा ना डायग्राम भी बनाकर समझाता हूं, क्या पता समझ में आ जाए। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो क्योंकि जवाब तो दे नहीं रहे। ए बी सी, प्रिंसिपल एजेंट। ए डज समथिंग, ए ने कुछ किया, ठीक है, ए ने कुछ किया तो ए कौन है, एजेंट। ए कौन बन गया भाई, ए ने कुछ किया तो ए कौन बन गया, एजेंट बन गया। उसने किसके बिहाफ पर काम किया है, बी और सी के। बी कौन रहेगा, प्रिंसिपल, और सी भी कौन रहेगा, प्रिंसिपल, ठीक है। और ए कौन बना, एजेंट बना। ए एजेंट बना और बी और सी क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। और ए ने जो काम किया है उसको बी और सी को भी भुगतना पड़ेगा। अगर उसमें नुकसान होता है तो ये नहीं कि सिर्फ बी, ए का ही नुकसान माना जाएगा, वो बी और सी को भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। ए ने अगर कोई उधार ले लिया तो उसका नुकसान बी और सी को भी उठाना पड़ेगा। ए ने कोई गलत स्टेप उठाया या अच्छा स्टेप उठाया, उसका नुकसान बी और सी को भी उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो मेरी? नहीं समझ रहे? बस सिंपल सा टेबल तो मैंने बड़ी सी बना दी, लेकिन चलो इतने में समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए। तो ये हमारे फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो काफी देर डिस्कशन हो गया इस पर, मेरे ख्याल से बहुत है अब इसके ऊपर। अब अगला टॉपिक लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल ज्यादा लगेगी आपको, नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएगा हमारा शुरू। पूरी थ्योरेटिकल है सर। हाँ बेटा जरूरी भी है ना, अगर थ्योरी अच्छे से नहीं समझ में आएगी तो फिर आपको प्रैक्टिकल भी समझने में दिक्कत आएगी। सर आज तो लग रहा है आप बीएसटी पढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं, बीएसटी समझ नहीं ऐसा तो नहीं। चलो, पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? देखो हमने कहा था एग्रीमेंट रिटन भी होता है और एग्रीमेंट ओरल भी होता है। ए रिटन एग्रीमेंट among partners is called partnership deed। देखो हमने कहा था, ओह डीप लिख दिया मैंने, डीड। हम तो पूरी 11th की बीएसटी पढ़ा रहे हो बेटा, तो क्या करें, जरूरी है ना, ये समझाना जरूरी है। अगर नहीं समझाऊंगा तो फिर आपको, अगर मैं सीधे प्रैक्टिकल शुरू करूंगा फिर वहां पर कोई बात आएगी तो आपको कहोगे यार क्या करवा रहे हो सर। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपका पार्टनरशिप डीड शुरू हो रही है अब हमारी। हाँ, तो पार्टनरशिप डीड
ए रिटन अग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में जो लिखित में अग्रीमेंट होता है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जो ओरल होता है वो तो सिंपल अग्रीमेंट हो गया, और जो रिटन अग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं, ठीक है। और ज्यादातर रिटन ज्यादा अच्छा है भाई, डिस्प्यूट्स नहीं होते ना। रिटन जितना आप लिखित में लिखोगे तो कोई मुकर नहीं सकता अपनी बात से, रिटन में नहीं होगा तो मुकर जाएगा, रिटन में नहीं होगा तो कोई भी मुकर जाएगा। बात क्लियर है? अब अभिनव और मेरे बीच में पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं पैसा लगा दूंगा, काम अभिनव करेगा, बाद में अभिनव मुकर जाए, अरे मैं कैसे काम मैं क्यों करूं अकेला, तुम भी करो, तो मुकर सकता है ना अभिनव। हाँ, अगर लिखित में लिखा हो, मैं कहूंगा देख भाई लिखवा रखा है, साइन करवा रखा है तेरे, अब तो काम करेगा तो ही, तो वहां पर डिस्प्यूट भी नहीं होंगे, और डिस्प्यूट होंगे भी तो कोर्ट कहेगा 2 मिनट में फैसला देगा कोर्ट के, जो लिखा हुआ है तो वही मानी जाएगी। चलो, तो ए रिटन अग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं? बोलो भाई क्या क्या लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में? पहला, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का काम करेंगे हम। एड्रेस ऑफ ऑफिस ऑफ फर्म, फर्म के ऑफिस का एड्रेस क्या होगा। नेम ऑफ पार्टनर्स, बड़ी सारी कॉमन कॉमन सी चीजें हैं जो किसी भी एग्रीमेंट में होनी चाहिए। नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स कितनी कैपिटल लगाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स किस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देना है नहीं देना है, वो सब बातें भी किस में लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम पार्टनर, रूल्स फॉर एडमिशन, जैसे हमने एडमिशन में पढ़ा था कि ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तो वो रूल कि सारे पार्टनर की एग्रीमेंट चाहिए या 5 की चाहिए या 2 की चाहिए, वो लिखित में होगा तो वो रूल माना जाएगा। नहीं लिखा होता कुछ भी तो सभी का एग्री होना जरूरी है, तभी एक नया पार्टनर एग्री एडमिट हो सकता है। एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर हमने डीड में लिख दिया कि भाई अगर ये 2 पार्टनर भी एग्री हो गए ना तो एडमिशन हो जाएगा, तो फिर उसी के रूल को माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो भी रूल्स लिखना चाहो, जो भी नए रूल बनाने हैं आपने, ठीक है, वो आप पार्टनरशिप डीड में लिखते हो, ठीक है जी। ये तो कॉमन सी बातें लिख दी मैंने। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंडीशन पार्टनरशिप फर्म में डालनी है कि पार्टनरशिप फर्म बंद कैसे करेंगे, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या करेंगे, ठीक है, एक पार्टनर को रिटायर होना है तो वो कैसे रिटायर हो सकता है, क्या करना पड़ेगा रिटायरमेंट लेने के लिए, वो सब बातें आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। बात क्लियर है बेटा? बात क्लियर है बेटे मेरे सारे सबको जो मैंने अब तक बोला? क्लियर है? कौन गायब हुआ है अभी? कोई एक जना गायब हो गया है। चलो, पार्टनरशिप डीड क्लियर है।
अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं मात्र 1 नंबर में। मैं कहूं कि भाई 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आना 1 नंबर का ही है, लेकिन वो आता बहुत ज्यादा है, 90% से ऊपर के चांसेस हैं आने के। ठीक है, और बहुत सिंपल सा भी है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रोविजंस दैट शुड बी followed in the absence of partnership deed। अगर पार्टनर्स ने अपने बीच में एक लिखित अग्रीमेंट नहीं बनवाया, एक पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई, या पार्टनरशिप डीड बनी हुई है लेकिन उसमें एक बात नहीं लिखी गई। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है लेकिन उसमें कुछ बात है जो नहीं लिखी गई, तो हम क्या बात फॉलो करेंगे? उसके लिए कुछ रूल्स हैं आपके। उसमें पहला है प्रॉफिट शेयरिंग, या लिखते हैं प्रॉफिट will be shared equally। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट्स को हमें बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, और हमने ऐसा फॉलो किया भी है मेरे ख्याल से कि कई क्वेश्चंस ऐसे थे हमारे पास जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी रखी होती थी, तो हम क्या कहते थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। तो वो हम क्यों कहते थे? हम यही रूल फॉलो करते थे। जो पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा है, कुछ एग्रीमेंट नहीं है उस बारे में, तो ये रूल फॉलो करेंगे हम, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर है। ए ने लगाए 10 लाख रुपए बिजनेस में और बी ने लगाए 5 लाख रुपए बिजनेस में। ठीक है, और इन्होंने पार्टनरशिप फर्म शुरू कर ली। ठीक है, अब 1 साल बीत गया, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने पर ए कहता है जी मैंने लगाए हैं डबल पैसे, मुझे डबल प्रॉफिट चाहिए, मेरे को प्रॉफिट चाहिए 2 हिस्से और बी को 1 हिस्सा मिलना चाहिए, 2:1 मिलना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, उनने अकॉर्डिंग टू कैपिटल बोला। बी कहता है नहीं जी, प्रॉफिट इक्वली बंटना चाहिए। कौन सही है? उनमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बीच में, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी उन्होंने, या बनाई थी तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई कुछ बात नहीं लिखी थी। तो बताओ बी सही है। बी सही है, चाहे कैपिटल ए ने ज्यादा लगाई है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बराबर ही मिलेगा। कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट भी कहेगा जी तुम्हारे बीच में कोई समझौता नहीं हुआ था, कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये होगी, तो अगर ऐसे इस चीज की एब्सेंस में हम तुम्हें यही कहेंगे कि रेशो बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हां, अगर ए और बी समझ जाते हैं, यार बी कहता है नहीं यार तूने ज्यादा पैसे लगाए तो तू ज्यादा ले ले, मेरे को कम दे दे, तो अब यहां पर क्या रूल फॉलो करेंगे भाई? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा? अबे एक है ना, जब मियां बीबी, याद नहीं चलो याद नहीं, याद जब नहीं है। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा? काजी। तो ऐसे जब ए और बी राजी है तो कोर्ट क्या करेगा? फिर कोर्ट कहेगा जो मर्जी कर लो, सही बात है ना। कोर्ट को क्या दिक्कत है? हाँ। कोर्ट तो तब आएगा, मीनिंग ऑफ काजी। अबे काजी होता है जो मौलवी जो पढ़ता है उनकी ब्याह करवाता है ना, जैसे पंडित करवाता है ब्याह। नहीं चल रहा यार। बिहार करवाते हैं जो। क्या नहीं शादी। अरे चलो ना, छोड़ो यार तुम बाकर। हाँ चलो ठीक है, समझ गया सर, ना। समझ गया मैं। हाँ, तो सर सर मुझे सर, लगा बिहार समझा का नहीं यार तो- तुम। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर सुनो, हाँ बोलो नहीं भाई जब मैं मियां समझता बीवी हूँ। राजी तभी तो पंडित शादी कराएगा ना। यार, एक कहावत है, तो यही तो बात कह रहे हैं सर। बेवकूफ है क्या? एक कहावत के पीछे इतना चेप हो गया। नालायक। अबे एक कहावत बनी हुई है कि जब 2 लोग राजी हैं तो तीसरा बीच में क्या कर लेगा? टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? टांग तो तब अड़ाओ ना जब 2 राजी ना हो। तो इसलिए कहावत बनी हुई है, जब मियां बीवी राजी है तो हम क्या कर ले भाई उसमें? तो हम क्या कर लेंगे? जो ठीक कर रहे करते रहे दोनों। ठीक है ना। अब ए और बी में सही बात। झगड़ा हो गया। ए कहता है नहीं जी मैं प्रॉफिट 2:1 में लूंगा, बी कहता है नहीं जी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। तो अब झगड़ा हो गया, तो अब बीच में काजी आएगा ना, समझौता करवाएगा। तो वो कोर्ट तब आएगा बीच में और कोर्ट कहेगा जी बराबर बराबर बांटो।
कोड बी का कहना मानेगा। ठीक है, इतनी बात समझे। तो पहली बात है प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, दूसरी बात है नो सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन किसी भी फॉर्म में कोई पैसा काम करने के लिए, विल बी गिवन टू पार्टनर्स। ठीक है, अब ए और बी पार्टनर थे। बी पूरा दिन काम करता है, वर्किंग है। ए जो है ना बड़ा आलसी है, काम ही नहीं करता, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, छुट्टी मार लेता है, घर बैठा रहता है। ठीक है, ज्यादा मेहनत जो है ना बी करता है। ठीक है, अब साल खत्म हुआ, प्रॉफिट हुआ, बी कहता है जी मुझे तो मेरी सैलरी दो, मैं काम करता हूं, तू तो करता नहीं ये काम, मुझे तो सैलरी चाहिए। बी क्या कहता है, मुझे तो सैलरी चाहिए भाई, मैं ज्यादा काम करता हूं, तू चुपचाप बैठा रहता है घर पे मजे से, पूरे दिन मेहनत मैं करता हूं। भाई पार्टनरशिप फॉर्म में है कि एक पार्टनर के बिहाफ पर दूसरा पार्टनर काम कर सकता है, हमने पढ़ा है म्यूचुअल एजेंसी है ना, एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ठीक है ना, तो यहां पर बी काम कर रहा है तो बी एज एन एजेंट काम कर रहा है, ए भुगतेगा उसे, लेकिन ए कहे जी मैं भी काम करूं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, कोई भी एक पार्टनर काम करता है। अब बी कहता है ठीक है मैं काम करता रहता हूं, लेकिन मेरे को काम करने के पैसे चाहिए, मैं सैलरी मांगता हूं। ए कहता है किस बात की सैलरी भाई, हमारे बीच में तो कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ नहीं था, तो बताओ किसकी बात मानी जाए, ए की या बी की। बी काम करता है और कह रहा है जी मुझे सैलरी चाहिए, ए कहता है हमारे बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं है, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तो ए की बात मानेंगे। एक ही बात हाँ, मानो। अगर पार्टनरशिप डीड बनी थी और उसमें लिखा गया था कि बी काम करेगा और बी को काम करने के लिए हम हर महीने की 10,000 की सैलरी देंगे, तो फिर वो मिलेगी बी को, क्योंकि वो लिखा हुआ है। ये बातें कब फॉलो करनी है, ये जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, दो बातें बताई अभी आगे भी बता रहा हूं, ये बातें कब फॉलो करनी है, जब पार्टनरशिप डीड ना हो। हाँ, जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा में होगा। ये बातों के बारे में कुछ ना लिखा हो। पार्टनरशिप डीड या तो होना या है, तो उसमें इन बातों के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी। अगर सैलरी कमीशन के बारे में किसी पार्टनर के बारे में कुछ नहीं लिखा कि किसी पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, तो किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be given to any partner। किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है, ए के पास खूब पैसा है, ए के पास खूब पैसा है, ए कहता है ऐसा है जी बिजनेस चलाना है, ठीक है, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता यार, मैं आलसी बहुत हूं, मेरा मन नहीं करता काम करने का, ठीक है, मैं तो चाहता हूं बैठ के पैसा आता रहे, तो ऐसे मैं पैसा लगा देता हूं, मैं पैसा लगा देता हूं। ए ने कहा जी 20 लाख रुपए मैं लगा देता हूं, और बी कहता है जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ए कहता है चल ठीक है तेरे पास कुछ नहीं है ना, मैं 20 लाख रुपए लगाता हूं, सारा काम तू करेगा, सारा काम तू संभालियो, मैंने पैसा लगा दिया, ठीक है, ये कैपिटल लगा दिया उन्होंने, बी ने कुछ नहीं लगाया और ए ने 20 लाख रुपए लगा दिए। अब साल का एंड हुआ, ए कहता है जी मैंने 20 लाख रुपए लगाए, मुझे तो 10% का इंटरेस्ट चाहिए, 10% पर एनम का इंटरेस्ट दो मेरे को पैसे पर, तूने तो कुछ लगाया नहीं और मैंने लगाया है तो मुझे तो इंटरेस्ट देना, तू भी इंटरेस्ट ले ले, अगर तेरे तू पैसा लगाएगा ले ले इंटरेस्ट, लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए। बी कहता है जी मैं इंटरेस्ट क्यों दूं, हम क्यों इंटरेस्ट दें, मैंने तो कुछ लगाया नहीं, मुझे तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो बताओ क्या ए को इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नो नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट अगर नहीं है नहीं। तो फिर हमने ऊपर लिख ही दिया है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। हाँ, पार्टनरशिप डीड बनी होती और उसमें यह लिखा होता कि जो पार्टनर कैपिटल लगाएगा उसके ऊपर 6% 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर वो मिलता, फिर तो वो लिखा ही हुआ है, फिर तो लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं। लड़ने झगड़ने की बात कब आएगी? जब वो बात पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी होगी। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे किसी पार्टनर को, चाहे उसने जितना मर्जी पैसा लगा रखा हो या ना लगा रखा हो, ठीक है। चौथी बात,
नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी टेकन। आप कुछ बोल नहीं रहे, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो बोल रहा हूं बेटा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी टेकन फ्रॉम एनी पार्टनर। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही सब तक? किसी के पास आ रही है सर। आ रही है बेटा। अभिनव तेरे नेट में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, आ जाएगी सर बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, पता नहीं क्यों, सब ठीक चल रहा है। बेटा नेट में तेरी दिक्कत होगी, थोड़ी देर वेट कर ले, क्या पता हो जाए सही। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी टेकन फ्रॉम एनी पार्टनर। अगर हम मालिक ने जो पैसा लगा रखा है, बिजनेस कह रहा है हम उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो मालिक जो पैसा निकालेगा उस पर इंटरेस्ट लेने के हकदार भी नहीं है। सीधी सी बात है। आई बात समझ में नहीं आई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? मालिक ने जो बिजनेस से पैसा निकाला है उसके ऊपर बिजनेस कह रहा है मुझे इंटरेस्ट दो। ठीक है, जब मालिक ने जो पैसा लगा रखा है, बिजनेस उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो मालिक जो पैसा निकाल कर ले जाएगा उस पर क्यों इंटरेस्ट लेगा भाई? किस हक से लेगा? सीधी सी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होना चाहिए। तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किसी पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हां, अगर पार्टनरशिप डीड है बनी हुई, उसमें लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वही बात मानी जाएगी। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, कहीं आप एक क्वेश्चन हो जिसमें लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को 6% देना है, तो आपको जी क्यों देना है? सर ने तो लिखवाया था नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। तो बेटा मैं ये इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि ये नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी गिवन टू एनी पार्टनर है, विल बी टेकन फ्रॉम एनी पार्टनर है, ये तब फॉलो होगा जब पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में बोल दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% चार्ज करना है, तो 6% आप चार्ज करोगे, फिर उसमें ना करने वाली बात नहीं आएगी। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, तो आप फिर दोगे, ना देने की बात नहीं आएगी। ना देने की बात कब आएगी? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और कोई पार्टनर सैलरी मांग रहा है, तो हम कहेंगे जी डीड तो है नहीं, तो फिर सैलरी नहीं मिलेगी। बात क्लियर है बेटा सबको? हां जी श्रुति बेटा क्लियर है बात? श्रुति, तनिष्का, तान्या, सबको क्लियर है? तनिष्का आवाज नहीं आई, तान्या आवाज नहीं आई। कर दो। क्लियर है। ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी टेकन फ्रॉम एनी पार्टनर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर हमने पार्टनर से कुछ लोन लिया है, हमने अगर पार्टनर से, मतलब हमने का मतलब फर्म ने अगर पार्टनर से कुछ लोन लिया है, तो लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा सालाना, पर एनम। ठीक है, वर्ड लिखना है पर एनम, 6% का मतलब नहीं, 6% पर एनम लिखना है आपने। ठीक है, कई बच्चे गलती करते हैं, 6% लिख के आते हैं तो 6% पे मार्क्स कट जाते हैं। 6% पर एनम, साल का 6%। ये भी बात देख लो, समझ लो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 10 लाख रुपए का, एक पार्टनर है जिसने फर्म में 10 लाख रुपए एज लोन दिया है, और फर्म ने उसे एग्रीमेंट किया है कि भाई हम तुम्हें 10% का इंटरेस्ट देंगे, तो बताओ 6% का इंटरेस्ट देंगे 10% का देंगे? 10 का ही देंगे। फिर 10, हाँ 10 का देंगे जब डीड बन गई है, जब एग्रीमेंट हो गया। हाँ, ये बात कब आएगी? जब डिस्प्यूट हो गया है, जब अग्रीमेंट में लिखा कुछ नहीं है। पार्टनर कहता है जी मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, फर्म कहती है जी हम 5% देंगे, तो कोर्ट आएगा, कोर्ट कहेगा जी 6% पे हिसाब किताब चलेगा, क्योंकि हमारे पार्टनरशिप एक्ट में यही बात लिखी हुई है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, कोई समझौता नहीं हुआ, तो आपने ये बातें फॉलो करनी है। तो ये 5 बातें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे, प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। ये 5 बातें आपने याद रखनी है। इससे रिलेटेड 1 नंबर का ही भले आए, लेकिन क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा सबको?
ओके सर, हाँ सर। ठीक है, जयराम जी की ओके सर। राधे राधे। और सर, इसको थोड़ा पार्ट दो, हम आपको वापस दे अबे देंगे। रुक जा, जयराम रुक जी जाओ की- रुक जाओ रुक जाओ। इस हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। इसको रिवाइज जरूर कर लेना आज, क्योंकि नेक्स्ट आज के क्लास साथ। में अब प्रैक्टिकल शुरू होगा। प्रैक्टिकल ओके। में ये बातें हम फॉलो करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ बार बार इसको ध्यान से पढ़ लेना सारी ओके सर। बातें। ओके ओके। ओके प्योर अच्छा अच्छा, एक जयराम जी। चलो जयराम जी। हाँ हाँ